जय हिंद दोस्तों। विचार क्रांति के आज के सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 14 जून 2020 वो तारीख जब देश के एक बहुत टैलेंटेड, ऊर्जावान युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। आज इस घटना को 1 माह से कुछ ही अधिक हुआ है और मैं कई युवाओं को इसी रहस्यमय तरीके से अपने जीवन का अंत कर लेने की खबरें सुन चुका हूं। ऐसे में हमारे समाज का चिंतित हो जाना लाजमी है। परंतु दोस्तों, आवश्यकता चिंता की नहीं, चिंतन की है। चिंतन इस बात का कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि देश के युवा में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, वैसे तो आत्महत्या के कई प्रकार हैं। जैसे गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए हमारे किसान भाई तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिताएं ये कदम उठा लेती हैं। ब्रेन वॉश करे हुए फिदायीन कईयों को मारकर स्वयं भी काल के गाल में समा जाते हैं। अंधविश्वास में डूबे लोग स्वयं की बलि तक चढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आत्महत्या के केवल 2 प्रकारों पर बात करूंगा। एक तो क्षणिक आवेग में आकर करी गई आत्महत्या और दूसरी डिप्रेशन में आकर करी गई आत्महत्या। तो चलिए पहले प्रकार यानी कि क्षणिक आवेग में आकर करी गई आत्महत्या पर बात करते हैं। दोस्तों, ये किसी एक बात या घटना की वजह से होती है और 2 कारणों से होती है। एक तो है असहिष्णुता और दूसरी है अत्यधिक सामयिक निर्भरता यानी कि इमोशनल डिपेंडेंसी। पहला रीजन है असहिष्णुता। दोस्तों, जब चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ना हो और ये बात हम सहन ही ना कर पाए तो ये स्थिति असहिष्णुता या इंटॉलरेंस कहलाती है। इसे समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा। बेटे को बाइक लेना है, बेटी को मोबाइल, पिता ने किया इनकार, नतीजा आत्महत्या। बेटी को जाना है कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पिकनिक, मां ने सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं दी, नतीजा आत्महत्या। लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, उसने लड़की को प्रपोज किया, उसने कर दिया रिजेक्ट, नतीजा आत्महत्या। अजीब सी बात है ना, पर यह सच है। आजकल के बच्चों के लिए जिंदगी की बस इतनी ही कीमत है। मोबाइल, पिकनिक, बाइक या 4-6 महीने का फिजिकल अट्रैक्शन। दोस्तों, बच्चों, अपनी लाइफ की कीमत पहचानो। ये इन छोटी मोटी चीजों से बहुत ज्यादा है। जब कोई बात तुम्हारे प्लान के हिसाब से ना हो ना, तब ये यकीन मानो तुम्हारे माता पिता ने या उस ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई और स्क्रिप्ट लिख रखी है, जो है तो तुम्हारी स्क्रिप्ट से बेहतर, बट बस उसका टाइमिंग थोड़ा सा अलग है। इतनी सस्ती नहीं है यार तुम्हारी लाइफ, प्लीज सोचो। दूसरी तरफ बच्चों के पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि समझिए, जमाना बदल गया है। वो टाइम गया जब एक झापड़ देकर, गालियां देकर जोर से भी बच्चों को इनकार किया जाता था और बच्चे चुपचाप सर झुकाकर उसे देवी आज्ञा समझकर संतोष कर लेते थे। मैं जानता हूं कि आपके बच्चों का भला आपसे बेहतर कोई नहीं चाहता। आप इनकार करिए, बेशक करिए, पर तरीके को थोड़ा सा बदल लीजिए। प्यार से बात करिए, उसे अपना प्लान बताइए, उसे कोई अल्टरनेटिव तो बताइए कि ये नहीं तो क्या। उसे थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए अपना दोस्त बना लीजिए। थोड़ी समझदारी बच्चे रखें, थोड़ा चेंज आप करें, फिर देखें क्या चमत्कार होता है। कोई लहलहाता फूल समय से पहले शाख से नहीं टूटेगा। और जहां तक प्यार, एक तरफा प्यार का सवाल है, दोस्तों, आप अगर आपकी पसंद का सम्मान करते हैं तो उसकी नापसंद का भी करना पड़ेगा। और एक बार सोच के देखिए, अगर उसको आप उतने पसंद नहीं हो और फिर भी आपकी जिद की वजह से उसने आपसे शादी कर भी ली, तो कितने टाइम तक आप खुश रह पाओगे और कितने टाइम तक वो। इसलिए उसकी नापसंद का भी सम्मान कीजिए। चलिए मित्रों, अब दूसरे कारण पर आते हैं, जो है किसी एक ही व्यक्ति पर आवश्यकता से अधिक सामवेगिक निर्भरता यानी कि इमोशनल डिपेंडेंसी। दोस्तों, ये समस्या सामान्यतः पति पत्नी या प्रेमी युगल में बहुत आम है। 2 लोग एक दूसरे से अत्यधिक लगाव रखते हैं, कई कमिटमेंट कर लेते हैं। दोनों में से कोई एक उन कमिटमेंट्स को अपनी मर्जी से या किसी मजबूर में पूरा नहीं कर पाता है, शादी से इनकार कर देता है या धोखा दे देता है। पहला दूसरे पर इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। किसी और को तो वो अपने इमोशंस के कनेक्शन से पहले ही दूर कर चुका है। वो इस अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अंततः नतीजा वही, आत्महत्या। एक और शॉर्ट स्टोरी आपके से शेयर करता हूँ। एक पति पत्नी थे, बड़ा प्यार था दोनों में। एक दिन दोनों में किसी बात पर खिटपिट हो गई।
पत्नी हर बात में कुछ उखड़ा उखड़ा बिहेव करने लगी। पति ने बात करने की कोशिश की पर पत्नी इतने आसानी से कहाँ मानने वाली थी। शीत युद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पति को ऑफिस जाने में देरी हो रही थी। अंततः आग बबूला होकर वो बोल उठा कि क्या नाटक लगा रखा है तुमने। पत्नी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और दोनों ओर से बराबर की फायरिंग होने लगी। एट द एंड पति ने क्लाइमैक्स वाला डायलॉग डिलीवर कर ही दिया, भाड़ में जाओ, और जोर से दरवाजा पटक कर ऑफिस चला गया। घर से ऑफिस के बीच में कई लोगों को अपशब्द कहते हुए ऑफिस पहुंचा। इधर पत्नी परेशान, बार बार कानों में भाड़ में जाओ और आंखों में जोर जोर से बंद हुआ दरवाजा, बस यही रिपीट हो रहा था। पति ऑफिस में काम कर रहा था, ऑफिस के कलीग से बात कर रहा था, पर दिमाग में बस पत्नी का चेहरा। इधर पत्नी का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। लंच टाइम होते होते पत्नी निर्णय ले चुकी थी कि अब बहुत हुआ, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। इन्होंने ही तो कहा था भाड़ में जाओ, तो ठीक है चली जाती हूं। पत्नी ने निर्णय ले लिया कि मुन्नी 4 बजे स्कूल से आती है, बस उसको नाश्ता देकर ट्यूशन के लिए रवाना कर मैं भी चली जाऊंगी। जब ये आएंगे ना 7 बजे तो केवल मेरी लाश देखेंगे। हुआ वही। 4 बजे मुन्नी आई, 5 बजे कोचिंग के लिए निकल गई। पत्नी अंदर गई, एक हाथ में ब्लेड लेकर दूसरे हाथ पे चलाने ही वाली थी कि अचानक डोरबेल बजी। पत्नी ने कहा कि लोग चैन से मरने भी नहीं देते। उसने गेट खोला और सामने कुछ मेहमानों को देखा। अब पत्नी ठहरी, लग गई मेहमानों की खातिरदारी में। उनको चाय नाश्ता कराया, उनसे कुछ घर परिवार की बातें करी। इतने में 7 बज गई और आ गए पतिदेव भी। पतिदेव को जब पत्नी ने देखा तो उसके हाथों में एक गुलदस्ता, एक चॉकलेट और एक गिफ्ट और चेहरे पे एक स्माइल, और उस स्माइल के साथ धीरे से बोला गया एक छोटा सा वाक्य, आई एम सॉरी। पति बोला, आई एम सॉरी, मैंने सुबह ठीक से बिहेव नहीं किया। पति का बस इतना कहना हुआ कि पत्नी दोनों आंखों में अश्रुधारा बह निकली और बिना कुछ सोचे समझे पति के गले लग गई। और आत्महत्या का विचार, वो तो जैसे कभी आया ही नहीं था। दोस्तों, पति पूरे दिन लोगों के बीच था, तो परेशान होने के बावजूद भी आत्महत्या का विचार उसके मन में नहीं आया। वहीं पत्नी किसी और पर ना तो अपना गुस्सा निकाल पाई, ना ही किसी से अपनी भावनाएं शेयर कर पाई, तो अंदर ही अंदर आत्महत्या के विचार तक पहुंच गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्महत्या का विचार जब सबसे प्रबल था तब वह दूसरे कामों में लगी रही, जिससे वह डरावना समय कट गया और अंत में वो सारी बातें हंसी में उड़ गई। अतः ऐसे टफ समय को धैर्य से कट जाने दें, जो भी हुआ हो जाने दें, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे समय में धैर्य रखें। तो चलिए अब आते हैं हम दूसरे कारण पर, जो है डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन विशुद्ध रूप से एक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है, और इसके कारण बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हैं। दोस्तों, मूड तो हम सभी का खराब होता है, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, तो कभी पूरे दिन भर के लिए। किंतु यदि किसी का मूड 14 दिनों तक लगातार खराब है और वह असामान्य व्यवहार कर रहा है, तो साइंटिफिकली हम उसे डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित मान सकते हैं। अब होता यह है कि हमारे आसपास अगर कोई डिप्रेस है तो हमारा समाज उल्टा ही बिहेव करने लगता है। हम उस आदमी को और कहने लगते हैं कि क्या बेवकूफ़ों जैसे डिप्रेशन लेके बैठ गया है, हंसने भी लगते हैं। ओ कम ऑन यार, अगर उसे पता होता कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है तो वो उसमें जाता ही क्यों। और आप उसके करीबी होने के बावजूद भी उसको नहीं समझोगे तो वो आत्महत्या के अलावा करेगा भी क्या। तो मित्रों, यदि आपके आसपास कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। उपदेश तो बिल्कुल ना दें और उसे जल्दी से जल्दी चिकित्सक के पास ले जाएं। उसे समझाइए कि जैसे शरीर की अन्य बीमारियां होती है वैसी ही एक ये भी है। कुछ दवाइयां लेने से जो हार्मोनल इल बैलेंस हो गया है वो ठीक हो जाएगा और बस कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। खैर, बहरहाल ये तो ही बात उस इंसान की जो डिप्रेशन में जा चुका है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोई डिप्रेशन में जाए ही ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे देश का युवा क्यों डिप्रेशन में जा रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। इसका पहला और बहुत बड़ा कारण है अपेक्षाओं का बढ़ता बोझ। जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं, स्वयं से भी और अपने बच्चों से भी।
दोस्तों, आजकल नन्हे नन्हे कंधों पर किताबों का बोझ लाद कर उनको एक अजीबोगरीब सी रेस में ढकेल दिया गया है, फर्स्ट आने की रेस। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि स्कूलों में फर्स्ट आने से होगा क्या। आप एक बार फिर गहराई से सोचिए, आपने अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजा था? ज्ञान अर्जन के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, या किसी फिजूल की रेस में फर्स्ट आने के लिए? एक बार सोचिए, आपके बच्चे की क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो आपका कंट्रोल केवल उन 50 में से एक पर ही है ना। आप अपने बच्चे को तो पढ़ा सकते हो, डरा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, पर बाकी उन 50 बच्चों को कैसे रोकोगे? अच्छा चलो, मान भी लो कि उन 50 बच्चों में आपका बच्चा फर्स्ट आ गया, पर थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। भारत में लाखों स्कूल चल रहे हैं और उन लाखों स्कूलों में कोई ना कोई फर्स्ट आ रहा है। आज से कुछ सालों बाद जब आपका बच्चा नीट, जेईई या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में पूरे भारत के बच्चों से कंपटीशन करेगा तो क्या कोई गारंटी है कि जीत ही जाएगा? नहीं है ना। पर अगर आपने उसको उस फर्स्ट आने वाली फिजूल सी रेस में ढकेल रखा है तो वो फेलियर नहीं सह पाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और कर लेगा वही, आत्महत्या। एक बार के लिए थोड़ा सोचो, कितने सफल लोगों को जानते हो आप लोग? अंबानी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, सचिन धोनी, विराट, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अजीत डोभाल, नृपेंद्र मिश्रा, इनमें से कितनों ने 10वीं या 12वीं में टॉप किया था? दोस्तों, मेरी ये बात याद रखना कि खरगोश कितना भी तेज दौड़ ले, सफल तो कंसिस्टेंट कछुआ ही होगा। मेरी कोई दुर्भावना नहीं है फर्स्ट आने वालों के साथ, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये उतना जरूरी भी नहीं है। धैर्य से पढ़ो, चीजों को समझो, स्कूल लाइफ को एंजॉय करो और जब एग्जाम आए तो अपना बेस्ट दो। आई रिपीट, अपना बेस्ट। वो बाकी उन 50 से बेटर हो ये जरूरी नहीं है। जस्ट डू योर बेस्ट, योर बेस्ट। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बस यही बोले कि जस्ट डू योर बेस्ट। मेरे नन्हे मित्रों, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये ना भी कहें ना तो ये याद रखना कि मैं यानी तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा है। जस्ट डू योर बेस्ट। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ये बहुत छोटी एग्जाम है, अभी तो तुम्हें जिंदगी के बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरना है। अभी तो बस उसकी तैयारी चल रही है। इस पर ही हार जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बस एक ही कोट याद रखना, जस्ट डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले कारण पर, जो है अत्यधिक संरक्षणवादी पालन पोषण। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश को ज्यादा ही संरक्षण करते हुए कर रहे हैं। स्कूल में कोई टीचर डांट दे तो झगड़ा करने पहुंच जाएंगे, पड़ोसी का बच्चा अगर धक्का दे दे तो शिकायत करने पहुंच जाएंगे, छींक आ जाए तो सीधे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास। अब इस तरह से पला बड़ा बच्चा जब अकेला दुनिया में निकलेगा, उसकी कोई रैगिंग ले लेगा, किसी से छोटा मोटा झगड़ा हो जाएगा या चीजें उसके हिसाब से नहीं चल पाएगी, तो क्या वो सह पाएगा? नहीं ना, वो टूट जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और कर लेगा वही, आत्महत्या। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि लाइफ की छोटी मोटी परेशानियों का सामना अपने बच्चों को खुद करने दें, ताकि जब बड़ी परेशानियां आए तो वो डट कर उसका मुकाबला कर सके। क्यों उसको छुई मुई बनाना? अभी कोरोना से लड़ने के लिए भी हम यही कर रहे हैं ना, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, ताकि गलती से अगर बड़ी परेशानी यानी कि कोरोना बीमारी हो जाए, हमको आ जाए, तो हमारे शरीर उसका मुकाबला कर सके। तो बस बच्चों के पालन पोषण में यही करना है, इसी का ध्यान रखें। अब तीसरे कारण पे आते हैं, जो है अकेलापन। दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया है और हम एकल परिवारों में रह रहे हैं। दूसरा, अपने सफलता की दौड़ में आगे बढ़ते जाते हैं और अपने आत्मीय रिश्तों को पीछे छोड़ते जाते हैं। हर बात को, हर शख्स को फायदे और नुकसान की कसौटी पर कसते हैं और जो चीज़ें ज़्यादा फायदा नहीं देती उसको लाइफ से डिलीट कर देते हैं। पर्सनल अपनों को भुलाते जाते हैं और प्रोफेशनल अपनों को अपनाते जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि जब समस्या आएंगी, जब गरीबी आएंगी, जब बीमारियां आएंगी, तो आपका साथ वही पर्सनल अपने देंगे जिनको आपने अभी बेध्यानी में डिलीट कर रखा है। तो तुरंत रिसाइकल में जाइए और रीस्टोर कर लीजिए उन पुराने रिश्तों को जो बातें फिजूल की भी करे तो सुकून देती थी, वो जो खुशी में साथ हो ना हो पर मुसीबत में हमेशा पास खड़े रहते थे। दोस्तों, अगर आपके पास आपके माता पिता, भाई बहन, पुराने दोस्त, पुराने पड़ोसी है ना, तो आपको परेशानियों के समय ना तो अकेलापन सताएगा, ना ही आप डिप्रेस होंगे, ना ही आत्महत्या का विचार आपके आसपास भी फटकेगा। तो रिस्टोर कर लीजिए। चलिए
अब चौथे कारण पर बात करते हैं, जो है शारीरिक समस्याएं या बीमारियां। दोस्तों, कई लोग अपनी शारीरिक व्याधियों से इतना परेशान हो जाते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं और आत्महत्या तक का मन बना लेते हैं। दोस्तों, इस विषय में तो मैं केवल आपको 2 लोगों का चेहरा दिखाऊंगा। पहला चेहरा है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर जी का। दोस्तों, वो देश के पहले IIT ग्रेजुएट चीफ मिनिस्टर थे। उनकी प्रतिभा और ईमानदार व्यक्तित्व के तो हम सभी कायल हैं, पर उन्होंने जो अपने जीवन के अंतिम समय में किया, उसने मुझे उनका डाई हार्ड फैन बना दिया। पैंक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित हो गए। पता था कि कुछ ही दिन बचे हैं, पर जीवन के अंतिम दिन तक घर नहीं बैठे। बजट पेश करते, सेना के जवानों से मिलते और अपनी बीमार आवाज में उन लोगों को जोश से भर देते, बोलते हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। पर सामने वाले जवान पूरे जोश से चिल्लाते कि हाय सर। दोस्तों, अगर जीवन के अंतिम दिन भी बचा हो तो उसको देश के लिए, जन सेवा के लिए कैसे अर्पित करना है, ये सिखाते हैं हमको श्री मनोहर पारिकर जी। अब दूसरे चेहरे पर आते हैं, जो है इस सदी के सबसे महान और अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का। अपने शुरुआती 19 साल एक सामान्य और शार्प बालक रहे स्टीफन की 20वें साल में अचानक तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टरों ने 21वें साल में यह घोषित कर दिया कि स्टीफन के शरीर के सभी अंग धीरे धीरे खराब होने लगेंगे और 2 सालों के अंदर, बस 2 सालों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। हुआ भी वही। 2 साल में उसके सभी अंग खराब हो गए, दिमाग के सिवा सब निष्क्रिय। बस अब मरना बचा था, पर इस जिद्दी लड़के ने यह नहीं होने दिया। इस घटना के बाद वह 55 साल और जिया और 2018 में 76 वर्ष की उम्र में मरा। और इस बीच उसने अपने निष्क्रिय शरीर के साथ ऐसे ऐसे आविष्कार कर डाले कि आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भौतिक शास्त्रियों में उसका नाम शुमार होता है। दोस्तों, आत्महत्या करने की सबसे ज़्यादा वजह अगर किसी के पास थी ना, तो उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स। पर जिंदा रहने की बस एक वजह थी उसके पास, और वो थी उसकी जिद, जीने की, कुछ करने की। तो दोस्तों, दोनों कहानियों का यही सार है कि अगर कोई बीमारी हो भी जाए, लाइलाज भी हो, तो हारना मत। जितना समय बचा है जी भर कर जीना। याद रखना, हारते वही हैं जो हार मान लेते हैं, हारते वही हैं जो हार मान लेते हैं, पर जीत जाते हैं वो लोग जो जीतने की ठान लेते हैं। तो अब बात करते हैं अपन 5वें रीजन की, जो है बाहरी तत्व। हमारे समाज को आदत है दूसरों की कमियों पर हंसने की, ताने मारने की। कोई काला है, कोई छोटा है, नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की माँ नहीं बन सकती, किसी पुरुष में कोई कमी है। इवन हद तो तब होती है जब हम रेप या एसिड अटैक से पीड़ित लड़की को भी ताना मारना नहीं भूलते। तो मित्रों, अब समय आ गया है सुधर जाने का, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपकी एक हंसी, आपका एक ताना किसी को बहुत परेशान कर सकता है, उसको डिप्रेशन में धकेल सकता है, उसकी आत्महत्या का कारण भी बन सकता है। और मेरे दोस्तों को ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग ये सोचना कि क्या कहेंगे लोग। अगली बार कोई जब आपके ऊपर हंसे, ताना मारे, तो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि दुनिया में मेरे अलावा 7 अरब लोग और हैं। मैं पसंद नहीं तो किसी और को देख लो, किसी और से बात कर लो, पर मेरा टाइम मत खाओ। खैर दोस्तों, अब जाते जाते मैं आपको कुछ बहुत हल्की फुल्की बातें बताना चाहूँगा जो डिप्रेशन से दूर रहने में आपकी मदद करेंगे। पहला, जीवन में रिश्ते भले कम हों, पर रिश्तों में जीवन अधिक होना चाहिए। FB पे 5000 फ्रेंड्स बेशक ना हो, पर रियल लाइफ में 5 ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए जिनके सामने आप रो सको, हंस सको, बच्चे बन सको। दूसरा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दोस्तों, दूसरों के लिए कुछ करने की आदत डालें। उनकी आंखों में थैंक यू का भाव जब दिखेगा ना, फिर देखना कि कैसे जीने की इच्छा जाग उठती है। तीसरा, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है, तो दिन में कम से कम आधा 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दें। थोड़ा फिजिकल वर्क, योग, ध्यान आदि के लिए थोड़ा समय निकालें। चौथा, आश्रम व्यवस्था को समझें और आंशिक विचलन हो भी तो लगभग उसके हिसाब से ही अपने जीवन को मैनेज करने का प्रयास करें। कहने का मतलब ये है कि 25-30 साल तक ज्ञानार्जन करने, अपना करियर बनाने के बाद जल्द से जल्द गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ जाएं। थोड़ी सी कल्पना करें कि अगर 34 साल के सुशांत की 28 या 30 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती और अभी 1-2 साल का कोई बेबी उसकी गोद में होता, तो शायद वो अभी हमारे बीच में होता। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट यही है कि किसी न किसी रूप में ईश्वर पर आस्था रखें। ये याद रखिए कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। दोस्तों,
जब आपकी ईश्वर में आस्था रहेगी ना, तो कठिन से कठिन समय में भी आपको ये लगेगा कि कोई है आपके साथ। बाकी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जस्ट डू योर बेस्ट। जो फिजूल है वही सुकून है, और इम्पोर्टेंट लोगों को रीस्टोर करने वाले फंडे तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक आए हैं तो आपने पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना होगा, और आप अपने जीने के अंदाज में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और अपने आसपास के लोगों को डिप्रेस होने से या आत्महत्या करने से बचा लेंगे। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो देश के युवाओं को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी प्रोत्साहन करिए। तो मिलते हैं विचार क्रांति के अगले सेगमेंट में एक नए विचारणीय मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अगेन जय हिंद।